नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी रविशंकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस पाठशाला से। डियर, हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। डियर, ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स सीए का, या सीए में ही क्यों ना हो, डियर दोनों में एलपीपी का दबदबा है। हाँ, ओल्ड कोर्स में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क का आता है, जबकि न्यू कोर्स में डियर हमारा एक दो क्वेश्चन है जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं एलपीपी के बदौलत। प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है डियर, और सीएमए में फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल मैथ्स क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो डियर एक बात हमें करनी है कि एलपीपी कैसे सॉल्व किया जाए, एलपीपी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इस जहन में हमारे आता है सवाल कि एलपीपी कैसे अप्लाई किया जाए, एलपीपी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, एलपीपी किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है। इन सारे बातों का सॉल्यूशन के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। तो एलपीपी पहले समझते हैं डियर होता क्या है। डियर मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल कब स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। डियर एग्जैक्टली क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ने कुछ दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन एक चीज़ तो जरूर दिया है ब्रह्मांड को, विश्व को, इनोवेशन, कुछ नया खोजने का तरीका। और नया खोजने का तरीका ही है कि आज हमारे जीवन में इतना कंफर्ट है। डियर 1950 से पहले, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड भी कह सकते हैं, सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले कर दुनिया कुछ और ही हुआ करता था। आज दुनिया कुछ बिल्कुल बदल चुका है। हर एक के जीवन में कंफर्ट है, हर एक के जीवन में मोबाइल है, हर एक के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी है, और आप जो जो सुविधाएं आप सोच सकते हैं सारी तरह की सुविधाएं हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार। आप कहेंगे वर्ल्ड वार की कोई आज तक इतनी तारीफ नहीं करता है जितना ये कर रहा है आदमी। डियर बिल्कुल, वर्ल्ड वार नहीं होता तो इतना इंसान अपने दिमाग को यूज नहीं करता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र जब जीवन मरण के समय हो, जब जीवन मरण का हालात हो, वैसे केस में इंसान अपने शरीर का सबसे बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल करता है। अगर डर गया तो मर गया, तो आपको पता ही है। तो डियर एलपीपी होता क्या है? सबसे पहले एलपीपी में हमें समझना बेटा सबसे पहले कि एलपीपी यूज कहाँ होगा। डियर होता है एक रिसोर्स टर्म। रिसोर्स में होता है कोई भी एलिमेंट जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए किसी तरह का हम एलिमेंट यूज किए, उसे अपन कह देते हैं रिसोर्स। रिसोर्स दो तरह का होता है बेटा। एक रिसोर्स होता है जो आपके पास प्लेंटी रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, तुम मांगो मिलेगा, यानी लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन नहीं है तो उसे प्लेंटी रिसोर्स कहते हैं। दूसरा होता है बेटा स्केर्स रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, स्केर्स रिसोर्स और लिमिटेड रिसोर्स। तो रिसोर्स बेटा हमारा जो होता है, दादा पीछे से डिलीट कर देना प्लीज, मैं इसको लिख लेता हूं, उसके पीछे जाना थोड़ा। डियर रिसोर्स जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है लिमिटेड रिसोर्स, दूसरा होता है आपका प्लेंटी रिसोर्स। जितना चाहो उतना मिलेगा, उसे कहते हैं प्लेंटी रिसोर्स। और लिमिटेड रिसोर्स होता है डियर जो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है जबकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जिस तरह समय, जीवन में समय हमेशा हमेशा बहुमूल्य रहा है, हमेशा रहेगा। लिमिटेड टाइम है डियर जीवन का, तो आप इतना ध्यान रखें। फिर से इसमें भी प्रवचन एक छोटा सा हिस्सा हो जाए। समय जब लिमिटेड है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो अनलिमिटेड है उसके लिए क्या सोचना। तो चलिए, जो अनलिमिटेड है मींस प्लेंटी। अनलिमिटेड तो ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं होता। जो भी प्लेंटी रिसोर्स है जो आपके जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है, उसके लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपने जीवन के हिस्से का सबसे बेहतरीन यूटिलाइज करना चाहते हो, आपका वक्त है। वेलापंथी नहीं सरकार, एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद जो हो सो हो, लेकिन उसके एग्जामिनेशन के समय हम समय का बड़ा सदुपयोग करते हैं। उसी सदुपयोग को कहते हैं बेटा ऑप्टिमम मीन्स बेहतर। सदुपयोग करो, दुरुपयोग बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करके बेटा वेस्ट कर दिया, उसे कहते हैं अपन दुरुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? ऑप्टिमम मीन्स बेहतरीन यूज। तो डियर अगर हमारे पास प्लेंटी रिसोर्स है, यानी अवेलेबल रिसोर्स रिक्वायर्ड रिसोर्स से ज्यादा है, जरूरत है 5 लाख यूनिट्स की जबकि अवेलेबल है 7 लाख यूनिट्स, तो डियर इसे कहते हैं प्लेंटी रिसोर्स। ऐसे केस में बस इतना ही ध्यान रखना है, जब सामान परचेज किया जाए तो सस्ता परचेज हो जाए, जबकि दूसरा यानी जब भी एक्वायर कर रहे हो तो सस्ते में एक्वायर्ड हो। जबकि दूसरे केस में जो स्केर्स रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है,
यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका सदुपयोग किया जाए। जैसे सुना गया है, बड़े घर के गार्जियन भी कहते हैं समय का सदुपयोग करो बेटा, समय निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आप खुद से समझ के देखें, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, कहीं भी अगर एक अटेम्प्ट छूट गया तो कितना उसका दर्द रहता है और भविष्य में भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो अगर कोई रिसोर्स हमारी ज़रूरत से कम है यानी रिक्वायर्ड रिसोर्स ज़्यादा है तो हम कहते हैं उसको स्केर्स रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स। हम चाहते हैं कि जो भी स्केर्स रिसोर्स हो, मान लो मटेरियल चाहिए हमें 5 लाख यूनिट्स, हमारे पास है ही 3 लाख, तो उस 3 लाख यूनिट्स को हम ऐसे यूज़ करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम हमारा कॉस्ट आए। कुछ ये हमारा मोटो होता है, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसी को तो कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेहतरीन यूटिलाइजेशन। इससे बढ़िया कुछ नहीं सरकार। आइए तो अगला हमारा पड़ाव जो है, अगला पड़ाव है हमारा डियर लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स दो तरह के होते हैं। एक लिमिटेड रिसोर्स है मेरे बच्चे वन लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा है मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर। एक लिमिटिंग फैक्टर है और एक ही प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक ही प्रोडक्ट है, यानी पूरे दिन में 24 घंटे लिमिटेड है और केवल पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना है। तो आपके पढ़ाई को ना जो लिमिट कर सकता है वो आपका क्या लिमिट कर सकता है? आपका समय। तो डियर अगर हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है और एक प्रोडक्ट है, वैसे केस में लिमिटिंग फैक्टर आपको एक ही चीज कर सकता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन लिमिट कर देगा आपका। सिंगल के लिए सिंगल, तो क्या करेगा डियर? मान ले कि हमें प्रोडक्शन करना है, डिमांड है 5 लाख का, जबकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो कहता है मात्र 4 लाख ही प्रोडक्शन हो पाएगा। तो कहेगा बस 4 लाख तक ही एक्टिविटी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वही एक से ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा यूसेज हो, वैसे केस में हम डियर देखते हैं कि आखिरकार उसको हम कहाँ यूज़ करें तो ज़्यादा प्रॉफिट आए। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर लिमिटेड रिसोर्स है और एक ही प्रोडक्ट है तो हमारे एक्टिविटी को रोक देगा फैलने से, डिमांड को मिट आउट करने से रोक देगा। लेकिन वही अगर मोर देन वन प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा, रैंकिंग करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्पस उसका यूटिलाइजेशन उसका एक से ज़्यादा है। तो वैसे केस में हम उसके लिए रैंकिंग करेंगे, फिर प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। डन है। 8 ईयर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का मेजर पार्ट। कौन सा कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। चलिए तो डियर दूसरे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके। और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको याद ही है, अगर नहीं याद है तो आप पढ़ेंगे डियर। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं या सेविंग ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, फिर उसे लिमिटेड रिसोर्स से डिवाइड करते हैं, फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और उसके अनुसार से रैंकिंग करते हैं। जो जितना ज़्यादा सेविंग देगा पर लिमिटेड रिसोर्स के अनुसार, जो जितना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा पर लिमिटिंग रिसोर्स के अनुसार से, उसे हम रैंक नंबर 1 देंगे। जैसे मान लें ए बना रहे हैं 10 रुपये कमाते हैं, बी बनाते हैं 8 रुपये कमाते हैं। बी से हमें बी में 1 यूनिट लगाना पड़ता है रॉ मटेरियल का, जबकि ए में हमें 2 यूनिट लगाना पड़ रहा है। अगर यूनिट के अनुसार से देखें तो ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि ए 10 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है जबकि बी 8 का दे रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे पास रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ए के केस में 2 यूनिट यूज़ हो रहा है, यानी हर एक यूनिट के अनुसार से 5 रुपये आ रहा है, जबकि बी हमें 8 रुपये दे रहा है। तो हम बी को रैंक नंबर 1 देंगे, फिर ए को देंगे, क्योंकि हमें बेहतरीन यूटिलाइजेशन जो करना है वो करना है बेटा लिमिटेड रिसोर्स मीन्स मटेरियल का। चले, ये आपका प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है। दूसरे केस में डियर हमारा है प्रोडक्ट हमारे पास कितने, तो मोर देन 1 लिमिटिंग फैक्टर हो डियर। वैसे केस में प्रोडक्ट हम एक बना रहे हैं। अब जरा खुद से सोच के देखेगा, घर वाले पापा जी कहते हैं बेटा रात के ना 8 बजे से पहले आ जाइयो, नहीं तो तेरे पैर हाथ ना तोड़ दूंगा। माता जी कहती पीछे से कोई नहीं, मेरा बच्चा 10 बजे तक भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना बच्चा है। तब तक बड़ा भाई जो बिगड़ा हुआ है वो भी कहता है अरे भाई 10 बजे तक कौन आता है, 12-1 बजे तक तो सुबह ही होती है, रात ही होनी शुरू होती है, 12-1 बजे तक आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं।
समझदारी किस में है डियो? 8 बजे से पहले आने में। तो अगर एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर, कितने लिमिटिंग फैक्टर है? 3, उसमें सबसे कम अवेलेबल है वही हमारा क्या होगा, उसी के अनुसार से प्रोडक्शन होगा। मान ले कि हमारे पास मटेरियल 1, मटेरियल 2 और लेबर, तीनों के तीनों लिमिटिंग फैक्टर है। पहला कहता है 5 लाख का यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा कहता है 4 लाख का यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, जबकि तीसरा कहता है कि सरकार हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं मात्र 3.5 लाख कर सकते हैं। तो जरा बताइए, मटेरियल 1 में 5 लाख बना के क्या मटेरियल 4 सेकंड में मात्र 4 लाख का ही काम करे? और तीसरा क्या कहता है, अपना लेबर अपना 3.5 लाख ही प्रोडक्शन करेगा। तो हमेशा क्या होगा, WIP बना रहेगा, कभी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्यूमुलेट होके अंबार लग जाएगा WIP का। इसलिए डियर जो भी लिस्ट होगा 3.5 लाख, 4 लाख और 5 लाख, इन तीनों में सबसे जो लिस्ट होगा वही हम लेंगे डियर प्रोडक्शन। तो क्या करेगा, अगर एक लिमिटिंग फैक्टर है तो वैसे केस में डियर जो भी हमारा मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है, जो सबसे कम प्रोडक्शन कर पा रहा है, उसी के अनुसार से प्रोडक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो फिर क्या हो, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना फिर क्या हो, वैसे केस में डियर हमारा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन काम नहीं आता, मार्जिनल कॉस्टिंग काम नहीं आता। उसी केस के लिए डियर बनाया गया LPP। LPP जब बम बनाए जाते थे ना वर्ल्ड वार में, तो किसका किसका कॉम्बिनेशन कितना कितना डाला जाए तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, कितने बमें बन सकती हैं, इसके लिए यूज किया जाता था। उसको यूज किया जाएगा डियर हम प्रोडक्शन के लिए, यानी तब हम इस केस में यूज करेंगे LPP। तो सबसे पहले आप समझे LPP कब यूज होगा, जब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो और साथ ही साथ लिमिटिंग फैक्टर भी एक से ज़्यादा हो। यानी अगर LPP को समझना है ऐसे समझे, LPP इज मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोडक्शन under the constraint when they can be used for more than one purpose। यानी आउटपुट प्रोड्यूस कितना किया जाए ये पता लगा के देता है आपको सरकार, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होना चाहिए और जो कांस्टेंट है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप सिंपल शब्दों में कहें, कंडीशन ऑफ LPP मल्टीपल कांस्टेंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तो LPP लगाएंगे। आइए आगे, यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो LPP के लिए जाइए। आगे लिमिटेड रिसोर्स है बेटा, लिमिटेड रिसोर्स का हमें क्या करना पड़ता है, बेहतरीन यूटिलाइजेशन। जो चीज़ कम हो उसको सदुपयोग करते हैं, जिस तरह आपका समय, तो सदुपयोग करके हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, बेहतर यूटिलाइजेशन करेंगे लिमिटेड रिसोर्स का। और डियर इसको कैसे करेंगे, इसके लिए 3 स्टेप है। डियर अभी तक हम कभी भी क्वेश्चन पढ़ते थे ऐसे कहते हैं मटेरियल X जो है वो 3 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट A बनाने के लिए, जबकि 4 यूनिट बनाई चाहिए प्रोडक्ट B बनाने के लिए। जो मटेरियल Y है वो अपने को रॉ कितना चाहिए बेटा, 2 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट A बनाने के लिए, जबकि 5 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट B बनाने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा ये किस फॉर्मेट में है, ए फॉर्मेट है बेटा, सेंटेंस के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, जबकि ये है क्या, मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में क्या ये सेंटेंस के अनुसार से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं ना, है ना, दिल यही कहता है ना कि नहीं सॉल्व होगा। जब ये नहीं सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लैंग्वेज हैं, जो टर्म्स हैं, उनको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी उसको प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कहता ये भी है कि X जो है, मटेरियल X जो है बेटा वो 10 लाख अवेलेबल है, और मटेरियल B जो Y है सॉरी वो 2.5 लाख अवेलेबल है। तो डियर इसके लिए हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के तरीके को कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। फॉर्मुलेट कीजिए, मैथमेटिकली कन्वर्ट कीजिए अपने सारे समस्याओं को। डन। दूसरा चलते मेरे बच्चे, अब प्रॉब्लम किस चीज में आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना हो गया आसान, तो उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए बेटा।
सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड जो है उसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो है बेटा हमारा जो है उसे सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। और तीसरा जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। डियर, हम आपके साथ ग्राफिकल मेथड केवल करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका दबदबा है, और साथ साथ जब दबदबा है यही एग्जामिनेशन में, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स में भी यही आना है, न्यू कोर्स में भी यही आना है, सीएमए में भी यही आना है, तो हम क्यों सिंप्लेक्स के लिए दिमाग को कॉम्प्लेक्स करें। अच्छा, सिंप्लेक्स कहने के लिए सिंपल है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने सुना हो कभी तो। लेकिन सिंप्लेक्स का नाम सिंप्लेक्स क्यों पड़ा है ना? नाम रखने वाले बेवकूफ़ थे? नहीं सरकार, नाम रखने वाला कभी बेवकूफ़ नहीं होता। जैसे मेरे माँ बाप को लगा कि मेरे में रवि और शंकर दोनों के लक्षण हैं, कुछ ज़्यादा हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तभी तो रविशंकर नाम रखा। तो बात उसी तरह से है, सिंप्लेक्स इसलिए रखा गया डियो क्योंकि प्रॉब्लम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर हम इस मेथड को सॉल्व करें, यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यानी 100 से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, उनको कॉम्बिनेशन बना के, प्रोडक्ट बना के, अगर आपको प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्ट निकालना है, कितना सही प्रोडक्ट हमारा होगा, कितना सही प्रोडक्शन होगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसके लिए सिंप्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सोचो, इतने सारे कॉन्स्टेंट यूज़ करके इतने सारे प्रोडक्ट बना लेना कोई आसान काम है क्या? लेकिन सिंप्लेक्स करता है। अच्छा, सिंप्लेक्स आज किस केस में डियो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन बेसिक नॉलेज चाहिए। तो अपने हिस्से में डियर ग्राफिकल मेथड है, अपने हिस्से में सिंप्लेक्स नहीं है। और जब ये सारा पता चल जाए तो आपको निकालना है ऑप्टिमम प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस तो नहीं होगा बेटा, ऑप्टिमम प्रॉफिट या कॉस्ट। और हो सकता है ऐसा सिचुएशन ये भी आए कि लॉस भी हो। तो लॉस हमेशा हमेशा मिनिमाइज होता है और प्रॉफिट हमेशा हमेशा मैक्सिमाइज होता है। कॉस्ट हमेशा हमेशा मिनिमाइज होता है और प्रॉफिट हमेशा हमेशा, रेवेन्यू हमेशा हमेशा मैक्सिमाइज होता है। आप खुद से सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है, रटिए मत। आप जब सैलरी मानने जाएंगे मांगने, तो सप्लायर बेच कहता है आपका एम्प्लॉयर कि 5 लाख देंगे, आप इसको कोशिश नहीं करते कि 15 लाख में कन्वर्ट हो, क्योंकि आपके लिए रेवेन्यू है। लेकिन आप किसी और को रिक्रूट कर रहे हो अपने अंदर, तो आप नहीं चाहेंगे किसी का पोटेंशियल 15 लाख का है उसको आप 10 लाख रुपए तक कहीं कन्वर्ट कर दे। क्योंकि हर एक इंसान यही है डियो कि दूसरे का हिस्सा मार के अपना प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। इसी के लिए तो युद्ध छिड़ा हुआ है, और युद्ध ये हर जगह है, सब जगह है। एक दूसरे पे कमेंट मार के, बात करके, किसी तरह से दूसरे का हिस्सा छीन लिया जाए। जितना दूसरे का हिस्सा छीना जाएगा, अपना चीजें इकट्ठी होंगी। लेकिन एक बात स्पिरिचुअल बताना चाहूंगा डियो, आदमी कितना भी कुछ भी इकट्ठा कर ले, कितना भी किसी का हिस्सा ले ले, जाना खाली हाथ है। अलेक्जेंडर भी अपने हाथों को खाली ही लेके गया था, इसलिए उसने बोला था कि इस हाथों पे कलिख पोत देना और पूरे साम्राज्य को खाली हाथ दिखाना, ताकि पता चले कि अलेक्जेंडर भी मरा तो खाली हाथ मरा। इसलिए हाय हाय करके कोई फायदा नहीं मित्र, किसी पे मजाक करके, किसी का मजाक उड़ा के कोई फायदा नहीं है। कराइए, इससे हमें क्या मतलब है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्या करना है बेटा अपने को, प्रॉफिट। ऑप्टिमम प्रॉफिट क्या होगा? ऑप्टिमम प्रॉफिट क्या होगा डियर? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या ऑप्टिमम कॉस्ट में मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वही वाली बात। हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं भैया कितने का सामान है, कहता 500 रुपये का। अरे भैया 350 रुपया। ये जो नेगोशिएशन करते हैं खर्चा कम करने के लिए, जब हम वही चीज़ बेचने चलते हैं तो कहते हैं यार नहीं, सामान ये जो है सो 700 रुपये का है मालिक, आपको हम 500 रुपये में बेच रहे हैं क्योंकि जान पहचाने आपके। तो यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आइए अब सवाल है फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो फॉर्मुलेशन होता है कन्वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्मेट। पहले ही बात कर रखा है, तो हमें अब जरा बात करना फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। एक बार हम पूरा स्टेप समझ लेते हैं, फिर हम 1-2 क्वेश्चन समझेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन में सबसे पहले क्या करना है डियर, उसे मैथमेटिकल कन्वर्ट करना है। जैसे सोचिए प्रोडक्ट ए से अपने को
₹5 का प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट बी से हमें ₹10 का प्रॉफिट आएगा। अब प्रोडक्शन तो पता है नहीं, तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, करना क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है तो हमें प्रोडक्शन का कुछ पता नहीं है, तो x का हम x मान लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं बेटा फिगर, x बराबर टोटल प्रोडक्शन ऑफ x इक्वल टू x, टोटल प्रोडक्शन ऑफ y इक्वल टू y। सर अगर 2 प्रोडक्ट हो तब तो ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो, अगर 2 से ज़्यादा होना तो हम एज्यूम कर लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, जितने तरह का प्रोडक्ट है। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्शन की बात क्यों करें, क्योंकि प्रॉफिट जो बढ़ेगा और घटेगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट जो बढ़ेगा या प्रॉफिट हमारा घटेगा, बिकॉज अब जानते हैं किसके कारण बढ़ेगा घटेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके अनुसार से प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना अपना प्रोडक्शन घटेगा उसके अनुसार से प्रॉफिट घटेगा। तो प्रॉफिट के बढ़ने और घटने में हमारा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का सबसे बड़ा रोल है। जो भी आपके एक्टिविटी को के बदलने से, यानी जो भी आपके प्रॉफिट को और कॉस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और जिसके कारण हमारा सारा फैक्टर चेंज हो जाता है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बदल जाता है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन बदल जाता है, कॉस्ट का मिनिमाइजेशन बदल जाता है, उसको हम कहते हैं बेटा डिसीजन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल एज्यूम करना है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्शन जिस तरह होगा उसी के अनुसार से कॉस्ट आएगा, उसी के अनुसार से रेवेन्यू आएगा, उसी के अनुसार से प्रॉफिट आएगा, उसी के अनुसार से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो डियर इसको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल, जो आपके डिसीजन को बदल दे, जिसके लिए आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं, इसी को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। ये हमारा पहला स्टेप था। क्या लिख रहा है, डिसीजन वेरिएबल इज चेंज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और वेरिएबल फॉर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द एलपीपी, जिसके लिए हम एलपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। एज्यूम क्या करते बेटा, लेट x इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट और y इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो xy, x1, x2, x3। क्या हम x1, x2, x3 करेंगे? ना ना ना, हम a b c a1 a2 a3 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं सरकार, कोई कसम नहीं है कि यही एज्यूम करने का है। लेकिन सिंस हम बचपन से यानी क्लास 6 से 7 से 8 से जब भी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, वहाँ से हमने यही एज्यूम किया है, x और y, पिता की उम्र x है तो पुत्र की y x - 20 है, यही तो किया है एज्यूम, नहीं? या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने ये किया है x और y, इसलिए हमने माना है x और y, और कोई बात नहीं। आप कुछ भी नाम लिख दें, आप x y नहीं और पसंद आपको, तो आप वहाँ लिख सकते r और s। अब डियर हमने पहला काम तो कर लिया, डिसीजन वेरिएबल एज्यूम कर लिया। डिसीजन वेरिएबल क्या है डियर, जिसके साथ साथ हमारा डिसीजन चेंज हो जाए, जिसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, जिसके साथ साथ हमारा कॉस्ट घट जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, लाइक दैट। अब दूसरा क्या है कि हम क्वेश्चन आखिरकार क्यों सॉल्व कर रहे हैं, खर्चे को बढ़ाने के लिए या खर्चे को घटाने के लिए? बढ़ाने का तो सवाल होता ही नहीं है, तो खर्चे को घटाने के लिए। तो खर्चा का घटाना है तो उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन सरकार, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट में तब मैटर आता है जब रेवेन्यू ना हो। मैक्सिमम सिचुएशन में क्या होता है बेटा, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो डियर ऐसे फंक्शन को अपन कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितने तरह का, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, दोनों के दोनों को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते बेटा, अपन जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर रहेगा, दोनों के दोनों को हम जेड से डिनोट करेंगे, हमने इसलिए मिटा दिया ताकि आगे लिखा हुआ होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन इन द प्रॉब्लम या गिवन प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। गिवन प्रॉब्लम जो है ना डियर क्वेश्चन में, उसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। जैसे कि लिख रहा हूं आपको, z इक्वल टू प्रॉब्लम क्या है, और यहां लिखते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव। अच्छा साफ लिखूं, ए लिख दिया आप साफ। z मैक्सिमाइज इक्वल टू ए बोले तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट ए, मैंने पहला प्रोडक्ट या फर्स्ट प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट।
5,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन पॉसिबल है मान लीजिए एक्स का, और हर एक यूनिट पे 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, तब 5,00,000 गुणे 10 मीन्स 50,00,000। सेम दूसरा बी प्रोडक्शन सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बी या सेकंड मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेकंड। अब छोटा सा एक बात बता दे चलते चलते, बस छोटा सा, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो हो गया, अगर दो से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी प्लस ए। अगर एक से ज़्यादा होगा तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस डी एक्स फोर, इस तरह से वैल्यू लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इस फंक्शन को हम कहते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डियर हमने कितनी बात करी है आपके साथ, एक तो बात कहा है कि पहले डिसीजन वेरिएबल डिसाइड कीजिए कि आखिरकार किसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और किसके अनुसार से प्रॉफिट घटेगा। हमने क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी जो भी है वही डिसीजन वेरिएबल है, क्योंकि वही तो हम निकालने आए हैं कि आखिरकार कितना प्रॉफिट आएगा, कितना प्रोडक्शन आना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। दूसरा, आखिरकार हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मीन्स हम क्या डिसाइड करने आए हैं, आखिर हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है डियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांस्टेंट्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांस्टेंट मीन्स होता है कि लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड कीजिए, करिए लिमिटिंग फैक्टर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांस्टेंट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस्ड इक्वलिटी और इनइक्वलिटी इक्वेशन, इक्वल इक्वेशन या अनइक्वल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी आपके पास अगर मान लें मटेरियल ए का रिसोर्स कह रहा 5,00,000 है, तो हम निकालेंगे अच्छा प्रोडक्ट ए में कितना लगेगा, उसको मल्टीप्लाई कर ले। मान लो प्रोडक्ट ए में आपका 5 यूनिट लगता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस मान लीजिए प्रोडक्ट वाई में हमारा लगता है 4 यूनिट, तो 4y इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 5,00,000 तक का ही है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। बाकी हम क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे ना, वहाँ बात करेंगे कहाँ पे, जहाँ क्वेश्चन है। अच्छा कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, फंड हो सकता है, आपका मशीन आवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी रिसोर्स हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन पर्पस। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन क्या है, स्ट्रिक्टली इक्वल टू, इक्वल, दूसरा लेस देन इक्वल टू, तीसरा है मोर देन इक्वल टू। ये है हमारा कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जैक्टली जब हम इक्वेशन बनाते हैं ना कांस्टेंट का, मान लीजिए x प्लस वाई इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। हम कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा इक्वेशन बना दिया था इनइक्वल इक्वेशन को, अनइक्वल इक्वेशन को इक्वल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या हो सकता है। तो डियर x का वैल्यू अनलिमिटेड हो सकता है, अगर एक निगेटिव ले लो तो दूसरा अनलिमिटेड हो सकता है। मान लीजिए x का वैल्यू इक्वल टू y का वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव 5 लाख, तो x इक्वल टू क्या होगा 5,05,000। अगर आप उसको पॉजिटिव ले गए तो दूसरा नेगेटिव में आएगा। लेकिन आप जरा खुद से सोच के देखें, क्या कभी भी और कभी भी आउटपुट हमारा नेगेटिव हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लिया, तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है सरकार। x इक्वल टू अगर y इक्वल टू आपने -5 लाख सपोज किया है, तो ये 5,05,000 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए ना, यहाँ 5 लाख लिखिए नेगेटिव में, इधर आके प्लस हो जाएगा। इसलिए डियर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि ये y में आंसर नहीं आ सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता और ना x नेगेटिव हो सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं नॉन नेगेटिव इक्वेशन कंडीशन। यानी सरकार कोई भी हमारा कोई भी डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों लगाना पड़ा, अदरवाइज आंसर आपका नेगेटिव में आ सकता है, जबकि प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं होता, एक्टिविटियां नेगेटिव में नहीं हो सकती कभी भी। चलिए अब ये हमारा सारा हो गया डियो। क्या क्या हो गया, पहले हमें डिसाइड करना है डिसीजन वेरिएबल क्या है, क्या क्या बदल रहा है और किसके किसके बदलने से प्रॉफिट बदल जाएगा, कॉस्ट बदल जाएगा, उसे कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। अच्छा हम जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं डियर, आखिरकार वो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन है या मिनिमाइजेशन क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 2 है डियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है।
फिर लिमिटिंग फैक्टर जितना भी है उसी के लिए तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन कह देता एक्स का जो प्रोडक्शन मिनिमम हो करना है वो 10,000 करना है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। यानी इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको फॉर्मुलेशन करना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उन कांस्टेंट को भी हमें मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स। और उसके अनुसार से हमने बनाया फॉर्मुलेशन किस चीज़ का डियर। फॉर्मुलेशन में तीसरा स्टेप हो गया, उसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। चौथा क्या है, राइटिंग आउट नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन मीन्स सरकार हमारा डिसीजन वेरिएबल जो होगा एक्स वाई का प्रोडक्शन होगा और निगेटिव में नहीं होगा। निगेटिव में हो भी नहीं सकता, इसलिए कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो कुछ भी प्रूव हो सकता है। आप लोगों ने सुना भी होगा मैथमेटिकली x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी प्रूव हो जाता, या 2 + 2 = 5 प्रूव कर लेते। x प्लस वाई तो 5 हो ही सकता है, 2 + 2 = 5। मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता सरकार। आइए आगे चलते हैं। ए डियर ऐसे कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, फॉर्मुलेशन का कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव जेड मैक्सिमाइज ए, स्टेप नंबर अपना सेकंड था। एक्स और वाई को सपोज करना स्टेप नंबर 1 है। वेयर, जबकि इन कंडीशन पे ध्यान रखना है, ये हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए नहीं, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव हो गया। और राइटिंग आउट नॉन नेगेटिव कंडीशन, ये हमारा हो गया राइटिंग आउट नॉन नेगेटिव कंडीशन। चलिए डियर, हम चलते हैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले सॉल्व करेंगे किसी का फॉर्मुलेशन का, फिर चलेंगे आगे बेटा। चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन है, एलपीपी है, आपको पता ही है एलपीपी अपन बात कर रहे हैं। एलपीपी में हमने बात करना, अभी तक हमने बात जो किया है फॉर्मुलेशन पे किया। अच्छा, फॉर्मुलेशन अपने को ना सीधा यहीं पे क्वेश्चन समझेंगे, सीधा फॉर्मुलेशन वाला हिस्सा किताब में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने आप को, और अगर आएगा भी तो बस इसी तरह के छोटे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। WX लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है ए एंड बी। बोथ प्रोडक्ट पास थ्रू द 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्रॉस करता है। एक मिक्सिंग है, दूसरा सैपिंग। एक मिक्स करता है, दूसरा सेप देता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइज करना है कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिक्स्ड कॉस्ट, ताकि फिक्स्ड कॉस्ट को मेट आउट हो सके। और सिंपल से है, फिक्स्ड कॉस्ट को मेट आउट होगा तभी तो प्रॉफिट बनेगा। सीवीपी एनालिसिस यही तो कहता है सरकार। आइए, प्रोडक्ट इज A is sold at a price of rupees 1.5, whereas product B is price at rupees 2। 1.5 रुपये बेटा अपना प्रोडक्ट A और 2 रुपये अपना प्रोडक्ट B। देयर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट A, अनलिमिटेड डिमांड है बेटा प्रोडक्ट A का। एंड प्रोडक्ट B का जो है सो बेटा 13,000 यूनिट्स का है पर एनम। मैक्सिमम डिमांड, लिमिटेड डिमांड, यानी आप 13,000 यूनिट्स ही बेच सकेंगे। चलो देखते हैं आगे बात क्या हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट आ गया, मीन्स 13,000 से ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए। द मशीन आवर्स अवेलेबल इन द ईच डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू 2,400 आवर्स। ये भी हमारा रिस्ट्रिक्शन है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। 2,400 घंटे है अपने मशीन आवर्स में, जो इससे ज़्यादा अपन यूज कर नहीं सकते, यानी मिक्सिंग में और साथ साथ सैपिंग में। मीन्स मैक्सिमम कितना है, 2,400। तो अगर तुम बात मेरी मानो तो मैं यहाँ टोटल आवर्स लिख लूँ क्या, टोटल आवर्स। अब बेटा इस टोटल आवर्स में अपन लिखे गए इधर को 2,400 और दूसरा है बेटा फिर से 2,400। अच्छा, अपन सपोज कर लेते हैं प्रोडक्ट एक्स का जो ए का प्रोडक्शन है एक्स है, प्रोडक्ट वाई का प्रोडक्शन है वाई है, तो इसको एक्स कर लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं। अच्छा, 0.06 x प्लस 0.004 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2,400, यही होगा ना। यानी इन दोनों का जोड़ के जो सम आना चाहिए, टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट ए का x है, तो रिक्वायर्ड आवर्स कैसे आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 0.06। और y का क्या है डियर हमारा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये तो मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आवर्स गलत जगह पे लिखे हैं, नहीं, हाँ
क्योंकि आवर्स तो इधर आएगा ना 2400 और इधर भी 2400। तो डियर हमारा कैसे फॉर्मुलेशन बनेगा जरा देखिएगा मेरे साथ। कह रहा है 0.06x प्लस 0.08y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2400। दूसरा है 0.04x प्लस 0.12y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2400। हम राइट हो रहा हूँ? ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट। एक और कांस्टेंट यहाँ लिमिटेड कहता है कि y का जो प्रोडक्शन हो जाए, इस प्रोडक्ट b इक्वल क्या माना हमने y का जो प्रोडक्शन होना चाहिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, y शुड नॉट बी ग्रेटर देन 13,000। तो अभी तक हमने कांस्टेंट न बनाया है। क्या क्या फंक्शन होता है, अगर आप कहें नहीं स्टेप वाइज चलो, तो सबसे पहले स्टेप होता है बेटा कि अपने को एज्यूम करना है कि लेट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट A इक्वल टू एक्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट B इक्वल टू वाई। डन है? अच्छा, प्रोडक्ट X और Y को हमने सपोज कर लिया। X के लिए पे हमने जहाँ जहाँ प्रोडक्ट A होगा उसको जगह पे हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, X से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरा Y से मल्टीप्लाई कर लिया, और एक किससे कम होना चाहिए, 24 और 2400 से कम होना चाहिए। ये तो पहला इक्वेशन था। दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस कितने का, जरा बताइए मुझे सेलिंग प्राइस कितने का बेटा, 1.5 माइनस, दूसरा है 2 माइनस 0.2 और 0.3, 0.2 एंड 0.3। पहले यहाँ तक क्लियर है? अब जरा खुद से सोच के देखें। 0.2 मीन्स जितने हमारे पास प्रोडक्शन हो गए उसके अनुसार से 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.2x। और दूसरा कितना होगा, इसको कितना आप करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई बताइए जरा, y से, यानी 0.3y। एम आई राइट? तो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमाइजेशन। जरा मेरे साथ फॉर्मुलेशन करेंगे क्या? पहले हमने सपोज किया, क्या सपोज किया, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट A इक्वल टू एक्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट B इक्वल टू वाई। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है डियर, Z इक्वल टू मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन 0.2x प्लस 0.3y। सब्जेक्ट टू क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है डियर, 0.06x प्लस 0.08y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2400। 0.04x प्लस 0.12y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2400, और x शुड बी लेस देन इक्वल टू बेटा 13,000। x या y इक्वल टू, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 13,000, है कि नहीं? यही तो होगा फॉर्मूलेशन। और साथ साथ यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, वेयर, अच्छा ए तो होना चाहिए 13,000 मैक्सिमम हो सकता है ना। अच्छा, वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, y शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये हमारा पूरा फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन करना बड़ा ही आसान है। आपको सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि आखिर का प्रोडक्शन क्या है, और उसको हमें बस और बस जहाँ जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ अप्लाई करने का है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन हो गया। आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। डन यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। डियर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे सिलेबस में कोई काम का नहीं है, बेवजह का है, क्योंकि परसेंटेज इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट। ये जो क्वेश्चन है अपना प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं बेटा। आइए, ये भी जो हमारे लेवल का क्वेश्चन है उससे बहुत बियॉन्ड है, लेकिन चलिए कोई नहीं, करते एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा भी करना चाहिए। कह रहा कंप्यूटर कंपनी प्रोड्यूसर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, 3 तरह का मॉडल्स बनाते हैं अपन, विच आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू बी मैशीन्ड एंड देन असेंबल्ड। पहले आपको उसको मशीनीकरण करना पड़ेगा, फिर उसको असेंबल करना पड़ेगा। द टाइम इन आवर्स दीज ऑपरेशंस फॉर द ईच मॉडल इज गिवन बिलो। कुछ इस तरह से है, मॉडल गिवन है बेटा अपना, मशीन टाइम गिवन है, असेंबली टाइम गिवन है, P3, P2 एंड सेलेरॉन।
मशीन हाउस गिवन है बेटा अपना 20, 15, 12, 5, 4 एंड 3। डियर मॉडल अपना 3 है, यानी अपने पास 3 प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में अपन मान सकते हैं X1, X2 एंड X3। X1 क्या है बेटा? X1 है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ P2। दूसरा क्या है? X2 इक्वल टू P3। X2 इक्वल टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट P2 एंड थर्ड है डियर X3 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ सेलेरॉन। अच्छा, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा? X1, X2, X3, X1, X2 एंड X3। द टोटल अवेलेबल मशीन आवर टाइम एंड असेंबल टाइम, यानी दोनों के दोनों जो हैं वो कितने के? 1000 के हैं और 1500 के हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये है बेटा अपना 1000 का और ये है हमारा 15000 का। 1000 और 15000। चलिए आगे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट फॉर द 3 मॉडल्स, तीनों मॉडल के लिए डियो कुछ इस तरह से है। 3000 रुपये की सेलिंग प्राइस है, दूसरे में 5000 का है, तीसरे में 15000 का है और साथ साथ इसका वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ज़रा आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कितने कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे 1000 का, यहाँ भी कितने का है? 1000 का, और यहाँ कितने का बेटा? 7000 का। तो पहले में अपन क्या लिख लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन में? ए X1, ए क्या आ जाएगा? X2, ए क्या आ जाएगा? X3। कैसे आया? हमने फिर से बताना है कि भैया पहला प्रोडक्ट को हमने क्या माना है? X1, दूसरे प्रोडक्ट को X2 और तीसरे प्रोडक्ट को X3 माना है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो उसमें से माइनस कर लेंगे, देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है तो। यही तो बोला था, मैक्सिमाइज अपने को कंट्रीब्यूशन करना है या प्रॉफिट करना है? मैक्सिमाइज तो अपने को प्रॉफिट करना है। तो जब हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना। द कंपनी हैज़ टेकन लोन, लोन कितना लिया है बेटा? 50,000 फ्रॉम नेशनल बैंक which is required to be repaid on 1st of April 2001. In addition, company borrowed 1 lakh from XYZ cooperative bank. However, this bank has given its consent to renew the loan. कहता है कि लोन रिन्यू कर देंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल। अब जरा ध्यान से सोचें, कंपनी ने लोन लिया है 50,000 का नेशनल बैंक से, जिसको आपको पेड करना पड़ेगा इमीडिएटली बेसिस पे। डेट आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले, 2021 मान लें, 2001 के जगह पे। कह रहा है कि दूसरा जो 1 लाख रुपए का लोन है जो कोऑपरेटिव बैंक से है, उसको आपको अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल पेड लेटर ऑन। राइट नाउ ये रिन्यू होकर अगले साल में चला जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी 31 of March 2001 को गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है बेटा, कैपिटल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, लोन फ्रॉम XYZ कोऑपरेटिव बैंक गिवन है। डियर इसके कुछ से दर्द ही नहीं अपने को। लोन फ्रॉम नेशनलाइज बैंक गिवन है 50,000। क्या ये पेड होगा नेशनलाइज बैंक वाला? हाँ, ये पेड होगा। लैंड अपने पास 80,000 का गिवन है, बिल्डिंग अपने पास गिवन है 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख रुपए का, फर्नीचर अपना 20,000 रुपये का, व्हीकल आपका 40,000 रुपये का। अच्छा, आपका कैश जो है सो 2,10,000 का है। अब इस 2,10,000 में से 50,000 का लोन का रिपेमेंट होगा तो 2,10,000 माइनस 50,000 मीन्स 1,60,000 बचेगा। क्या बोला सर आपने? 2,10,000 का कैश है, उसमें नेशनलाइज बैंक के लिए आपको कितना पेड करना पड़ जाएगा बेटा? 50,000। तो मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, 2,10,000 का फंड है अपने पास। आपको तुरंत साल के शुरुआत में ही मीन्स आज के डेट में आपको 50,000 का लोन का पेमेंट करना है, तो कैश जाएगा ना। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे अ सम ऑफ 15,000 द सैलरी, 15,000 रुपये सैलरी भी देना है, तो इसमें से सैलरी का भी पैसा माइनस कीजिए। आइए, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज टू बी पेड एवरी मंथ 15% पर एनम। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन देखें, लॉन्ग टर्म लोन है कितने का हमारा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख का कितना परसेंट मेरे बच्चे? 2 लाख का 18%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। चलिए फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइड बाई 12 बेटा, यानी अमाउंट कितने का हो जाएगा हमारा? 3,000 रुपये का हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द XYZ कोऑपरेटिव एंड द नेशनलाइज बैंक मे बी टेकन 1,500 रुपीज़।
आपको इंटरेस्ट ऑन XYZ जो कोऑपरेटिव बैंक है और नेशनलाइज बैंक जो अब पेड होगा, तो पिछले महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ना, उसको जोड़ के आप 1500 रुपये मान सकते हैं। ओहो, तो ज़रा ध्यान से यहाँ तक रुक जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक कौन कौन से खर्चे पेड करने हैं बेटा? एक तो 50,000 का अपना नेशनलाइज बैंक का लोन का रिपेमेंट होगा, चलो कर दिया। दूसरा कह रहा है कि अपने को 15,000 रुपये का क्या पेड होना है? 15,000 का पेमेंट होना है बेटा सैलरी के लिए, तो उसको अपन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो है वो है अपना कुल मिला के कितने का मान निकाला हमने? 3,000 रुपये का, और 1,500 रुपये का नेशनलाइज बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक का अपना इंटरेस्ट है। इन सब को काट के 2,10,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000 माइनस 1,500 मीन्स अपने पास कैश सरप्लस जो है 1,40,500 का है। पहले क्लियर है? कितने हमारे पास फंड पड़ा हुआ है? 1,40,500। चलिए आगे चलते हैं। द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉमिस टू डिलीवर्ड P3 3 P3 2 P2 and 5 Celeron types of computer to Messrs ABC Limited next month। अगले महीने में डियर हमें इतना तो मिनिमम प्रोडक्शन करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डियर एक कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट क्या है हमारा? जरा ध्यान से सोचे। x1 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्योंकि 3 तक तो प्रोडक्शन मैंडेटरी ही है। दूसरा x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो, 2, एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सर कहाँ से लेके आए? ये देखो ध्यान से, हमने गारंटी दिया है, वचनबद्धता दी है, हमने कसम खाई है कि 3 देंगे P3, 3 P3 बराबर यानी x1, ठीक है। दूसरा 2 P2 मीन्स x2 एंड सेलेरॉन के 5 मीन्स x3, तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2, 5 रेस्पेक्टिवली। डन यहाँ तक? आइए चलते हैं। द लेवल ऑफ ऑपरेशन, ध्यान से, लेवल ऑफ ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन। लेवल ऑफ ऑपरेशन मीन्स लिखना इसके नीचे प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द कंपनी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। जितना आपके पास कैश होगा, वही बात है, जितने हाथ में पैसे हैं मुन्नी उतना ही नाचेगी। मुन्नी उससे ज़्यादा नाचने को तैयार नहीं, कहता है कि तेरे हाथ का पैसा खत्म, अपना नाच खत्म। तो अपने पास नचाने के लिए बेटा कुल मिला के पैसे जो हैं 1,40,500 रुपये का है। द कंपनी मैनेजर इज विलिंग टू नो, जानना चाहता है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच मॉडल मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में डियो कितने कितने की प्रोडक्शन करनी चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस तरह भी होता भी तो नहीं करते, क्योंकि हमें तो करना है बस फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन की सवाल है। तो डियो सबसे पहली बात, हमारा जो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हो सकता है मैक्सिमम 1,40,500 तक का हो सकता है। अच्छा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है कुछ, ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। एक तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है बेटा? अगर x1 बनाए मीन्स P3 बनाए मीन्स x1 बनाया तो 2,000 रुपये, P2 बनाया तो x2 बेटा, और सेलेरॉन बनाया तो x3। यानी इन तीनों को जोड़ के इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1,40,500। 1,40,500 से कम पैसे होने चाहिए। पहले आपको एक क्लियर है तो बताओ हाँ या ना, है ना? फिर से सुनना, आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन उतना ही होगा जितना आपके पॉकेट में पैसे हैं। लेवल ऑफ ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन। हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में बेटा अपने P3 को कितने का खर्चा आना है? 2,000 का, P2 को 4,000 का, P3 को यानी जिसमें सेलेरॉन को अपना क्या है 8,000 का। तो क्या होगा इक्वेशन? 2,000 x1 प्लस 4,000 x2 प्लस 8,000 x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1,40,500। अब जरा ध्यान से सुनिए डियर, बात ऐसा है कि सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मुलेशन में लेट क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ P3 इक्वल टू x1, P2 इक्वल टू x2, सेलेरॉन इक्वल टू x3। पहला स्टेप खत्म।
दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि भैया हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है आखिरकार मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है बेटा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 7000 x3 माइनस करेंगे बेटा। इसमें से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितने का, जरा ध्यान से सोचना। ए हमारा 15,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, ए हमारा 3,000 का भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ए हमारा 1500 का फिक्स्ड कॉस्ट है। सर ये 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं है बेटा, वो रीपेमेंट ऑफ लोन है। आई एम रिपीटिंग माई लाइन, दिस वन इज रीपेमेंट ऑफ लोन नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए हम ए माइनस नहीं करेंगे। बाकी ये 15,000, 3,000 और 1,500 माइनस करेंगे, यानी 18,000, 19,500 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, किसी का मैक्सिमाइजेशन का इक्वेशन, z इक्वल टू 1000 x1, 1000 x2 एंड 7000 x3 लेस 19,500। चलिए अपने पास पैसा कितना है, 1,40,500, उतना ही हम प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं अपन, उतने ही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2000 x1, 4000 x2 and 8000 x3 should be less than equal to 1,40,500। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा क्या है, ए बी इक्वेशन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। x1 should be greater than equal to 3, x2 should be greater than equal to 2 and x3 equal to should be greater than equal to 5। और एक लास्ट वाला इक्वेशन जो था, जो नॉन नेगेटिव कंडीशन वाला हो, हमेशा इम्पोज होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं, इसलिए हम ले लेंगे x1, x2 एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी भी कंडीशन है। लेकिन जब इक्वेशन बनेगा तो उसमें ये जब फॉर्मूला वैल्यू पुट किए जाएंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू वही आएगा। तो आप चाहे तो x1, x2, x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 वाला छोड़ भी सकते हैं, बट इट शुड बी रिटन देयर। 2001 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एक और चीज छूट ही गया, मशीन टाइम, असेंबली टाइम अपना लिमिटेड है, यहाँ है 1000 घंटे और यहाँ है बेटा अपना 1500 घंटे, लिखा तो है नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी इक्वेशन 20x1 प्लस 15x2 प्लस 12x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। असेंबली टाइम कैसे बनेगा बेटा, 5x1, 4x2, 3x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15,000। चले फिर इस क्वेश्चन को तो कॉपी पे कर ही लेते हैं। अच्छा पूरा करें, अरे पूरा मत करवाओ यार, थोड़ा सा जितना काम का चीज़ है उतना ही करवाओ। आओ जितनी ज़रूरत है उतनी ही करते हैं। तो चलिए फिर सॉल्व कर ही देते हैं, सोचना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर है बेटा 3, पेज नंबर है अपना 14.2 और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे अपन इधर को, लेट, क्या करोगे लेट, लेट करेंगे अपन x1 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ P3, x2 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ P2 एंड x3 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ सेलेडॉन। डन है बहुत बढ़िया। चलिए फिर जब कर ही रहे तो थोड़ा सही से करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, P3 का, P2 का एंड सेलेडॉन का। क्या अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने का लिखेंगे बेटा, 3,000, 5,000 और 15,000। इसमें से माइनस कीजिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2,000, 4,000 और 8,000। यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का है,
बेटा ये है 1000 रुपये का, दूसरा भी है 1000 का, और तीसरा है हमारा 7000 का। नहीं, चलिए फिर। तो अगर मैक्सिमाइज की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपन लिख सकते हैं मैक्सिमाइजेशन। वन थाउजेंड एक्स वन प्लस 1000x2 प्लस 7000x3, और हमने खर्चे क्या क्या बताए थे? 15000 प्लस 3000 प्लस 1500, यही था ना? 15000 प्लस 3000 प्लस 1500, तो अपना 19500 रुपये। डन यहाँ तक। अब अगला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शंस में बेटा सबसे पहले अवेबिलिटी ऑफ कैश, अवेबिलिटी ऑफ कैश। तो इसका क्या होगा हमारा फॉर्मूला, जरा बताइए। 2000x1 प्लस 4000x2 प्लस 8000x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1,40,500। चले आगे, आगे चलते हैं। फंड का तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा बेटा आगे का क्या है? आगे का अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज का अवेलेबिलिटी बेटा? मशीन टाइप। ट्वेंटी x1 प्लस 15x2 प्लस 12x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? अपना टोटल 1000 घंटे का। दूसरा क्या है? अवेबिलिटी ऑफ कौन से आवर्स? असेंबली आवर्स या असेंबली टाइम। क्या होगा इक्वेशन, जरा बताइए मुझे। 5x1 4x2 3x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1500। चले फिर आगे चलते हैं, है कि नहीं? और तो मुझे दिखता नहीं है। हाँ, मिनिमम प्रोडक्शन। तो मिनिमम प्रोडक्शन में क्या आएगा बेटा? x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यही होगा ना? चलें, तो लिखते हैं इधर को, फॉर्मूलेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। जो समस्या दी गई है उसका क्या लिखेंगे इधर को? मैक्सिमाइज। इधर लिखे ऑब्जेक्टिव पहले। ऑब्जेक्टिव क्या है? ते है बेटा हमारा मैक्सिमाइज। z इक्वल टू 1000x1 प्लस 1000x2 प्लस 7000x3 should be less than equal to 19,500। सब्जेक्ट टू में क्या आएगा? अवेबिलिटी ऑफ कैश में 2000x1 4000x2 8000x3 should be less than 1,40,500। इसे कहेंगे बेटा अपन अवेबिलिटी ऑफ कैश। दूसरा क्या है मेरे बच्चे? दूसरा है हमारे पास 20x1 15x2
12x3 should be less than equal to 1000. Messina. Time. नेक्स्ट क्या बेटा 5x1 4x2 3x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना बेटा अपना 1500. असेंबली टाइम. x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3. Same x2 should be greater than equal to 2 and x3 should be greater than equal to 5. मिनिमम वाला कंडीशन लगा ही देते हैं बेटा where x1, x2 and x3 should be greater than equal to 0. है ना आसान? ये हमारा फॉर्मूलेशन था. इतना आसान सा फॉर्मूलेशन होता है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बातों में खत्म हो गया. अब तो कुछ बचता नहीं है मुझे नहीं लगता दूर दूर तक. हाँ आपको एक नोट लिखना होगा वर्किंग नोट. कौन सा नोट? वर्किंग नोट. अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. अवेलेबिलिटी ऑफ कैश में बेटा अपना आता है पहले पैसा कितना था अपने पास 2,10,000 रुपये का. इसमें से ज़रा माइनस कीजिए अपना 50,000 का लोन का रिपेमेंट. फिर इसमें से माइनस कीजिए बेटा अपना 15,000 की सैलरी. फिर इसमें से माइनस कीजिए बेटा अपना 1,500 रुपये का नेशनल बैंक से जो भी बैंक लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट और साथ साथ 3,000 का और इंटरेस्ट. डन. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो हमने निकाला भी था 1,40,500. डन यहाँ तक. चलिए इसी बात में एक और फॉर्मूलेशन सही. हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में लगे ला फॉर्मूलेशन कम पड़ा. ए वाला हमारे काम का नहीं है. बेवजह सिरदर्दी करने से कोई फायदा है नहीं बेटा. आइए क्वेश्चन नंबर 4. मैक्सिमम बार. द ओनर ऑफ फैंसी गुड्स शॉप इज इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एडवर्टीजमेंट टू रिलीज इन सेलेक्टेड 3 मैगजीन. अपने पास मैगजीन कितने हैं 3. तो आप खुद से समझ सकते हैं मैगजीन जो है इसी के अनुसार से हमारा रीच बढ़ेगा. तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कितने तरह के हो गए 3 ए बी सी. तो ए को मान लेंगे x1, बी को मान लेंगे x2 और सी को मान लेंगे x3 क्योंकि खर्चा भी उसी के अनुसार से बढ़ेगा. डिसीजन वेरिएबल वही तो होता है जो खर्चे को बढ़ाए, जो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाए, जो आपके खर्चे को बढ़ाए या आपके प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज करे. हिज मेन पर्पस इज टू एडवर्टाइज इन सच अ वे टू एक्सपोजर टू क्या बेटा प्रिंसिपल बायर्स ऑफ हिज गुड्स इज मैक्सिमाइज. ताकि प्रिंसिपल बायर्स तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके. परसेंटेज ऑफ रीडर्स फॉर ईच मैगजीन आर नोन. पता है. एक्सपोजर इन एनी पर्टिकुलर मैगजीन इज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर. कितने वर्कर्स कितने प्रिंसिपल बायर्स तक पहुंचा है जितने बार आप एडवर्टाइज करेंगे मल्टीप्लाई प्रिंसिपल बायर उससे कर ले. एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. आप खुद से सोचे तो एक बार जो मैगजीन खरीद ले दोबारा नहीं खरीदता ऐसा तो होता नहीं है. रिपीटेटिव टाइप का खरीद देता है लेकिन मानता है जो क्वेश्चन जो कहता है अपन मान लेंगे. द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल. जानकारी कुछ इस तरह से है. 1,00,000 रीडर है बेटा. इसमें प्रिंसिपल बायर अपने 20% है. मिस अपने को तो 20,000 से मतलब है. 1,00,000 से कोई मतलब नहीं. दूसरा हमारा कितने से मतलब है बेटा 9,000 से मतलब है. तीसरा हमें कितने से मतलब है 3,200 से मतलब है. इसको अपन मान लेते x1, इसको मान लेते बेटा x2 और इसको मान लेते x3. तो क्या हो जाएगा ये x1, x2 एंड x3. तो क्या हो जाएगा हमारा 2,000 x1 प्लस 9,000 x2 प्लस 3,200 x3. नहीं चले. कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट गिवन है बेटा अपना फिर से वही x1, x2 एंड x3.
द बजटेड अमाउंट इज मोस्ट, कितना है मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट कितना हो सकता है भैया, मोस्ट मिस होता है, इससे ज़्यादा नहीं, 1 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा करने का मूड नहीं है। द ओनर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू मैगजीन ए शुड गिव नो मोर देन 50 एडवर्टीजमेंट, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सरकार, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 15, एंड बी एंड सी each gets at least 8 advertisements, yani it should be B and C means X2 and X3 should be क्या, should be less than equal to, sorry greater than equal to 8। आपको फॉर्मुलेट करना है, आइए ना फॉर्मुलेट यही कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज ही करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, अपने प्रिंसिपल बायस को। प्रिंसिपल बायस जेड लिख ले गया इधर को, या जेड को अंडर ब्रैकेट लिख ले, या जेड को आगे लिखते आए हैं आगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सरकार अपने को। जेड मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज करना अपने को, प्रिंसिपल बायस, तो क्या हो जाएगा 20,000 x1 प्लस 9,000 x2 प्लस 3,200 x3 सब्जेक्ट टू क्या बेटा 8,000 x1, 6,000 x2 and 5,000 x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू, कितने से कम होना चाहिए बेटा, खर्चा हमारा 1 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा x1 शुड नॉट बी मोर देन 15, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हाँ, और साथ साथ अगर दोनों का सम होता ना बी और सी जोड़ के 8 होना चाहिए तो x2 प्लस x3 हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। और फिर बेटा x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आप वो मिनिमम कंडीशन वाला भी लगा सकते हैं, वेयर x1 x2 एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन समाप्त हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए, है ना आसान। तो एक तो बात हमें पता चल चुका है कि हम आसानी से फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अब बची बात हमारा सॉल्यूशन का, जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है कि नहीं। तो तीसरा पड़ाव, एक तो हमें एलपीपी समझा पहला पड़ाव, दूसरा फॉर्मुलेशन और तीसरा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी समझ लेंगे। चलिए, जो हमें बात करना है डियर ऑफ सॉल्विंग ऑफ एलपीपी, हमने फॉर्मुलेशन सीख लिया, हमने क्वेश्चन भी किए, तो फॉर्मुलेशन के बाद डियर हम करते उसको सॉल्व करने के कुल मिला के आपको दिख रहे हैं 3 मेथड है। हमने बात भी किया था थोड़ी देर पहले, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। इन तीनों मेथड में कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बात करना है वो ग्राफिकल मेथड पे बात करना है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड वहीं यूज़ होगा, आपको पता ही है, 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे तभी ये क्वेश्चन बनेगा जब हमारे पास वेरिएबल 2 हों। कंडीशन अप्लाइड, वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। प्रोडक्ट भले, सॉरी वेरिएबल जो है मीन्स प्रोडक्ट और वेरिएबल, प्रोडक्ट 2 होने चाहिए, कांस्टेंट भले कितने भी हो। वो कहा गया है ना कि यहाँ लिबास की इज्जत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की इज्जत है आदमी के नहीं। ग्लास बोतल बड़ी दे भले शराब कम कर ले। तो डियर बात ऐसा है कि बोतलें जो हैं वो 2 ही हो सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट 2 ही हो सकती हैं। कांस्टेंट भले अनलिमिटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड वहाँ यूज होता है किसी तरह के प्रॉब्लम 2 हो, लिमिटिंग फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रायल एंड एरर कॉम्बिनेशन होगा डियर ग्राफिकल और सिंप्लेक्स का। ग्राफिकल मेथड में हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ पे हम सॉल्व वैल्यू लिखते हैं डियर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट का। एक्स एक्सिस पे हम एक्स प्रोडक्ट जो हमने एज्यूम किया है एक्स, और वाई एक्सिस पे हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। और हम वैसा एरिया निकालते हैं जो सारे कांस्टेंट से घिरा हुआ इलाका हो, सारे कांस्टेंट से सुरक्षित इलाका हो। आइए, क्या कह रहा है, ग्राफिकल मेथड इज यूजफुल फॉर 2 डिसीजन वेरिएबल, 2 प्रोडक्ट विद द नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन ग्राफिकल मेथड। स्टेप नंबर 1 है बेटा, कांस्टेंट विद द इनइक्वलिटी इक्वेशन इज अज्यूम्ड एज इक्वल इक्वेशन, आपस में इक्वल इक्वेशन है।
एंड देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अनइक्वल इक्वेशन को या इनइक्वल इक्वेशन को या इनइक्वलिटी इक्वेशन को इक्वल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इनइक्वलिटी इक्वेशन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको एग्जैक्टली इक्वल टू बना देना है। जैसे मान लें x प्लस वाई इज लेस देन, मान लेते हैं 5000 था, अब कहना है x प्लस वाई इक्वल टू सीधा 5000। ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो 4x प्लस 3y शुड बी इक्वल टू 5000। अब x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? x को वैल्यू 0 मान ले तो y एक्सट्रीम वैल्यू पे आएगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी। सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि एक वैल्यू को आप 0 माने तो दूसरा वैल्यू एक्सट्रीम लेवल पे आएगा, फिर दूसरे को 0 माने फिर पहला वाला एक्सट्रीम पे आएगा। आइए, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल और एक्स और वाई आफ्टर एज्यूमिंग वन वेरिएबल इज 0। तो एक को अगर आपने 0 मान लिया तो दूसरे का वैल्यू निकाला जा सकता, निकाल सकते कि नहीं? ऐसे सोचे ना, x प्लस वाई, चाहे मैं इसको वैल्यू लिख देता हूं ना, 3x प्लस 4y, बाकी क्वेश्चन में भी बात करेंगे, इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन 120। मैं मान लेते हैं इसको x को 0, तो 3 इक्वल मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4y इक्वल टू 120, तो ये 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा? 120 डिवाइड बाई 3 यानी 40। तो अगर y जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन यही हो सकता y का, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता इस कांस्टेंट से। दूसरे सिचुएशन में बेटा अगर आप इसको 0 मान लें, किसको 0 मान लें? इसको, तो फिर क्या आएगा? x इक्वल टू क्या? 3x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू बेटा व्हाट वुड x इक्वल टू? x इक्वल टू 120 बटे 30 यानी 40। इससे पहले 30 आया था ना, उम्मीद है 30 ही आया था, अगर नहीं हुआ था 30 होगा कैलकुलेशन में। तो डियर ये हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है जो x और y का पॉसिबल है, अगर अगला वाला बिल्कुल प्रोड्यूस ही ना करे। यही तो हो सकता है, एक को प्रोड्यूस करे दूसरे को छोड़ना, ये हो सकता है डियर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ x और y। और जो x और y भाई वैल्यू जो आया है डियर हर एक कांस्टेंट के अनुसार से, उसको हमें क्या करना है? x एक्सिस और y एक्सिस पे हमें पुट करने का है। ये दिख रहा है, प्लॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एट x एक्सिस और y बेटा एट y एक्सिस। ऊपर वाले वैल्यू को y कहते हैं और इसे हम x कहते हैं। इस वैल्यू को प्लॉट करेंगे और डियर जानते हैं जो सारे कांस्टेंट से घिरा हुआ इलाका है उसे हम कहते हैं फिजिबल एरिया। कौन सा एरिया? फिजिबल एरिया। अब जरा ध्यान सुनना, ये हमारा सपोज करें कांस्टेंट जो है लेस देन इक्वल टू है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। और ये हमारा x का वैल्यू आ गया, या ए प्रोडक्ट का x का सॉरी, और ये हमारा y का आ गया वैल्यू। इट शुड बी लेस देन, 500 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 500 से कम होना चाहिए। तो ऐसे केस में डियो जो हमारा वैल्यू बनता है, जो हमारा फिजिबल एरिया बनता है, विद इन एरिया बनता है, मीन्स अंदर के तरफ, क्योंकि आपने जो बनाए हैं सॉल्व किया है एग्जैक्टली 500 के अकॉर्डिंग बनाए हैं, लेकिन सवाल क्या कहता है? 500 या 500 से कम यूज हो, और आपने वैल्यू किसने पे सॉल्व किया है? 500 पे। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है एक्सट्रीम लेवल पे है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता एक्टिविटी, इसलिए फिजिबल एरिया अंदर के तरफ बनता है। पहले क्लियर है? दूसरा बेटा हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 500, तो फिर भी इसको हम क्या करते हैं? इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, जो हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, 500 या 500 से ज़्यादा हो। मीन्स जो हमने ड्रॉ किया है लाइन, वो तो लिस्ट पे किया सबसे कम पे 500 पे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उस केस में जो फिजिबल एरिया बनता है वो बाहर के तरफ बनता है। ये क्लियर रहेगा? बाहर के लिए तब बनता है जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो, और जब लेस देन इक्वल टू हो तो अंदर की तरफ बनता है। पहले स्टेप नंबर 3 क्लियर है अपना? चलिए आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ x एंड y शुड बी डिटरमाइंड सेपरेटली वेयर एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तीसरा देखें, ये जो लाइन हमने इंटरसेक्ट किया है, तो हम x पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे, ड्राइंग पे नहीं, ग्राफ पे नहीं निकालेंगे, आपको उसको ऑन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा।
क्योंकि ग्राफ पे बेटा एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाता है, इसलिए हमें उसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ी। कहाँ कहाँ, ये तो अपना पता ही है, दूसरा भी पता है, जहां इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को वहां पे बेटा। अब कहता है फिजिबल एरिया क्या है, एरिया कवर्ड अंडर द ऑल कांस्टेंट इज कॉल्ड एज फिजिबल एरिया। पॉसिबल आउटपुट क्या होगा बेटा, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स मे बी फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल एरिया। इस केस में जरा देखें अपने पास कितने एरिया बनते हैं, कितना फिजिबल पॉसिबल आउटपुट, 1 2 3 4, डी पे तो 0 है। सर ये क्यों नहीं लिया, हम एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा ए वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं ए जो है हमारा इक्वेशन लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मीन्स इसके अंदर ग्राफ बनेगा, इसके भी अंदर, तो इन दोनों के अंदर कौन सा है, यही तो हिस्सा है जो पहले कांस्टेंट और दूसरे कांस्टेंट दोनों के अंदर है। फिर से सुनिएगा, लेस देन इक्वल टू में ग्राफ अंदर की तरफ बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्राफ बाहर की तरफ बनता है। हमने इस एग्जाम्पल में जो हमने आपको इलस्ट्रेट यहाँ करके दिखाया है, ये सपोज करके चलते हैं कि हमारा अंदर की तरफ बन रहा वैल्यू। आगे चलिए, फिजिबल एरिया क्लियर है, फिजिबल एरिया क्लियर हो गया तो ए बी और सी डी इस पे हम निकालेंगे कितने का ऑप्टिमम प्रॉफिट है, और जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसी को हम मानेंगे ऑप्टिमल प्रोडक्शन। डन है। Determine profit or cost at possible output from corner of feasible area. Select the optimum output या output with the optimum profit and optimum cost. Optimum profit means maximum profit, optimum cost means minimum cost. Done है। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो अपन क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। मैं ज़रा किताब खोल लूँ। डियर अपने पास ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 हमारा 3 डिसीजन वेरिएबल का है, तो अगर हम 8 कर लेंगे ना तो हमारा बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर 8 के साथ शुरुआत करते हैं, देरी क्या। आइए, और मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरर 2 तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट का नाम है बेटा अपना एक्स और वाई। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। 3 तरह की प्रोसेसिंग चाहिए अपने को इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रोसेसिंग टाइम एंड प्रोसेसिंग ऑफ ईच यूनिट्स एंड द प्रॉफिट पर यूनिट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में गिवन। चलिए बढ़िया है, अपने पास प्रोसेसिंग 1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 गिवन है, और एक्स प्रोडक्ट का नाम है एक्स और वाई। तो अपन एक्स, छोटा एक्स और छोटा वाई ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट एक्स इक्वल टू एक्स, प्रोडक्ट वाई इक्वल टू वाई। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू। और दूसरा फिर से एक्स और वाई। तो फॉर्मुलेशन करना हुआ बहुत ही आसान। फॉर्मुलेशन क्या होगा जरा बताओ मुझे। फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, 5x प्लस 7y इक्वल टू मैक्सिमाइज प्रॉब्लम z, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू 12x प्लस 12y शुड बी लेस देन इक्वल टू 840, 3x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 300, and process number 3 had your 8x plus 84y, it should be less than equal to 480, where x and y should be greater than equal to 0। चलिए करते हैं मैथ शुरू, और क्या। चलिए फिर सॉल्व करें, नेकी और पूछ पूछ। तो डियर ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है बेटा 14.4। हियर इज सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे अपन, लेट x इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x, प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x, y इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y। नहीं,
सीधा फॉर्मुलेशन लिखेंगे बिना लाल लपट के। फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। सर एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं सरकार। आइए, 12x प्लस 12y इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 840। ए डियर है हमारा प्रोसेस नंबर 1। बेटा दूसरा है अपना 3x प्लस 6y इट शुड बी लेस देन इक्वल टू अपना 300। प्रोसेस नंबर 2। फिर तीसरा है बेटा अपना 8x प्लस 4y इट शुड बी लेस देन 480। प्रोसेस नंबर 3। बेटा भैया x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन यहां तक। चलिए, फॉर्मुलेशन के बाद अपन क्या करते हैं, इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन हम वो या सीधा लिखते हैं बेटा, इक्वेशन अपन पहला है, यानी कौन सा इक्वेशन पहला, प्रोसेस फर्स्ट। प्रोसेस फर्स्ट क्या है बेटा अपना 12x प्लस 12y इट शुड बी इक्वल टू 840। इन इक्वल को इक्वल में कन्वर्ट कर देने का है। चलिए जरा मुझे बताइए, x और y अगर ये 0 है तो 840 को डिवाइड कर लीजिए जरा 12 से, तो ये 70 है। जब a 0 है तो ये 70 है। यही तो पढ़ा था। ये एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगा। अच्छा पहले वैल्यू निकाल लें या पहले ड्रॉ भी कर ले साथ साथ, आप बाद में लिख लेना। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा यही आया है, बाकी 50 आ सकता है और साथ साथ अपना 100 भी आ सकता है। चलो फिर, ये रही पगडंडी। लाइन मेरी लकीर हमारी सही नहीं खींची जाएगी। मैं वहाँ बनाऊँ क्या इस चीज़ को, सही रहेगा ना उधर को। आइए, कहाँ गया बेदर्दी मन को तरपा के, दिल का चैन चुरा के मन को तरसा के। वाह क्या गाना है। ये तो यहाँ पे तो और बुरा लाइन आ रहा। लकीरें इतनी सीधी और खींची जाने लगी मेरे से तो बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा बेटा 10, ये रहा हमारा 20, ये रहा हमारा 30, ये रहा मेरे मित्र 40 मित्रों, ये रहा मित्र 50, ये रहा मित्र 60, ये रहा मित्र 70, ये रहा मित्र 80, ये रहा मित्र 90, ये रहा मित्र 100, ये रहा 110, ये रहा 120। फिर से मैथ शुरू किया जाए। ये रहा हमारा 10, ये रहा हमारा 20, ये रहा हमारा 30। ऐसे ना लिख के मैं भी ऐसे लिखूं क्या इसको, ऐसे मैं टेढ़ा हो जाऊं। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, है ना। चलिए अब सवाल ये है, पहला इक्वेशन में हमने वैल्यू क्या निकाला, अगर x हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। तो y हमारा 70 है, y 70 है मीन्स ए वाला पॉइंट। एम आई राइट? ए वाला पॉइंट। x 0 है तो y हमारा 70 है, a प्लस वाई है बेटा, a प्लस एक्स है, a माइनस एक्स है, a माइनस वाई है। चलिए फिर
अगर हमारा वही कहता है कि y अगर हमारा 0 है तो x हमारा 70 है, y 0 तो x 70, यही आएगा ना। चलाओ न नैनो से बानड़े, जान ले लो न जानड़े, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसमें क्या सॉलिड इक्वेशन बनता है, डायग्राम बनता है, मजा आ जाता है सरकार। ये सॉफ्टवेयर तो मैं कह दूं कि भैया ये तुम बने ही हो ड्राई क्या ग्राफ बनाने के लिए, तो गलत नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम लिख लेंगे, कहीं दूर जब दिल न जाए दूर से लिखेंगे रियो। तो ये आ गया हमारा और ये आ गया हमारा। चले तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे आगे। अब दूसरा क्या है बेटा अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड, कौन सा इक्वेशन, प्रोसेस नंबर कौन सा, प्रोसेस नंबर सेकेंड बेटा। आइए फिर प्रोसेस नंबर सेकेंड क्या है, 3x प्लस 6y, इट शुड बी इक्वल टू 300। चलिए ये x मान लिया, ये y मान लिया। अगर ये 0 है बेटा x, तो y 50 होगा। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 प्लस 6y इक्वल टू 300, तो 300 डिवाइड हो जाएगा 6 से तो 50 आ जाएगा। अगर y 0 है तो बेटा ये हमारा 100 हो जाएगा, यही होगा ना। तो x 0 है तो y 50 है, x अगर 0 है बेटा तो y 50 है, डन है। और जब y हमारा क्या है बेटा, x हमारा 100 है तो y 0 है, x हमारा क्या है बेटा 100 है तो y 0 है, x हमारा 100 है तो y 0 है बेटा। आइए फिर मैच खेले। दिख रहा है लाइन एक दूसरे को काट रही है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत है, अब डालते हैं क्या। आइए नेक्स्ट, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है बेटा, रोवन ही लिख रहे हैं ना अपन, हाँ रोवन ही लिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड 8x प्लस 4y 480। ये बेटा x है तो ये बेटा y है, x 0 है तो बेटा a है 120, और बेटा a अगर 0 है तो ये अपना है कितना, अपना 840 डिवाइडेड बाई 8, नहीं 480 डिवाइडेड बाई 8 60 बेटा। चलिए फिर बात करें, स्कूल चले हम। 0 तो 120, 0 तो 120, ओ तेरिक, ये तो गगनचुंबी शॉट हो गया। और दूसरा क्या है मेरे बच्चे, x अगर 0 है तो y 0 है, x अगर 60 है तो y हमारा 0 है, x हमारा बेटा 60 है तो y 0 है, यानी ये रहा। तो देखिए फिर लाइन खींचिए, मैच कीजिए, ओ तेरी दे, ओ नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको डंके के चोट में, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं इक्वेशन फर्स्ट। ट्वेल्व एक्स प्लस 12y, it should be less than equal to 840। यानी जो फिजिबल एरिया बनेगा वो इस लाइन के अंदर बनेगा, क्योंकि लेस देन है। अगर ग्रेटर देन होता तो बाहर की तरफ बनता, क्योंकि उससे ज़्यादा चाहिए, लेस देन में उससे कम चाहिए। और जो आउटपुट निकाला हमने तो मैक्सिमम लेवल पर निकाला, वो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आगे तो बढ़ नहीं सकता।
उससे आउटपुट कम ही होगा, मीन 70 से कम होगा, यही है इंटरप्रिटेशन। यानी जो आउटपुट मैक्सिमम है 70 है, 70 से कम ही प्रोडक्शन हो सकता है, इसीलिए उसका ग्राफ जो फिजिबल एरिया बनता है अंदर की तरफ बनेगा। और सिंस सबके सब लेस देन है, इसलिए सारा का ग्राफ जो बनेगा फिजिबल एरिया का अंदर बनेगा। बेटा ये है अपना इक्वेशन नंबर सेकंड है कि थर्ड है ए इक्वेशन थर्ड है। ए 110 था क्या, एक बार देखना, नहीं 120 ही है। ए बेटा इक्वेशन हमारा 8x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। ए भी इसके अंदर ही बनेगा, ए भी। और तीसरा इक्वेशन है मेरे बच्चे, ए तीसरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। जरा इक्वेशन नंबर थर्ड बताइए कितना आएगा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड है मेरे बच्चे, बताइए। थर्ड नहीं है, सेकंड है ना मेरे बच्चे, सेकंड है। ए है इक्वेशन का नाम बेटा 3x प्लस 6y, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, 300। अच्छा, इन सब से जो घिरा हुआ इलाका है, सारे कांस्टेंट को ध्यान में रख के, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हो सकता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान सुनना, इसके अंदर का इलाका, इसके अंदर का इलाका, फिर इसके अंदर का इलाका, फिर इसके अंदर का इलाका, यानी ये जो इलाका बच रहा है अपना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है हमारा फिजिबल एरिया। सर बाहर का क्यों नहीं, क्योंकि बाहर का अगर ये वाला एरिया देखे तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ए वाला इलाका देखे तो इस दोनों के कंस्टेंट के अंदर नहीं आ रहा है। ए वाला इलाका देखे बेटा तो ये वाला इलाका किसके कंस्टेंट के अंदर नहीं आ रहा है, ये इसके इस वाले के अंदर नहीं आ रहा। और जबकि ये जो एरिया इलाका हम घेरा मार रहे हैं अपन, यानी बना रहे हैं, घेरे लगा रहे हैं, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इसे क्या कहेंगे अपन, फिजिबल एरिया। तो नाम लिखते हैं ए वाला पॉइंट बेटा बी है। एक कौन सा इक्वेशन एक दूसरे को काट रहा है, 2 और 3। ए कौन सा है बेटा अपना, जरा बताइए मुझे। ए अपना सी है, ए अपना डी है, और ये अपना ई है। तो बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। लेकिन बी और सी की जो वैल्यू है अपनी, आराम से सुनिएगा, बी और सी की जो वैल्यू है, एक कौन इक्वेशन एक दूसरे को काट रहा है बेटा, ए अपना कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। ए अपना कौन सा इक्वेशन है, ए वाला इक्वेशन, ए हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन तो ये है ना। तो बी है बेटा हमारा इक्वेशन नंबर, लिख लेते हैं इक्वेशन कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। और जो सी है बेटा, ए अपना इक्वेशन फर्स्ट है और ए अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड है कि थर्ड है। तो सी जो बन रहा है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड पे बन रहा है। तो आपको दो वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, एक इक्वेशन 1 एंड 2 को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्लियर है, ये कैसे आया फिर से समझाता हूँ। ये जो लाइट पॉइंट कट रहा है कौन सा है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला एक दूसरे को काट रहा है। ग्रीन वाला कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, और ब्लू वाला कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड के इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा बी पे। सी जो है बेटा, ये ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन एक दूसरे को काट रही है। तो ब्लैक लाइन जो है वो है अपना कौन सा इक्वेशन बेटा, थर्ड, और ब्लू लाइन है बेटा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको वहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्विंग, या लिखे सिंपल सा सबट्रैक्टिंग लिखे क्या, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड काटना है। सेकेंड में बेटा अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा क्यों किया सर, पहले वाले का इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 12y। तो 12x प्लस 12y, एक को तो आपको बराबर करना पड़ेगा ताकि एक कैंसिल हो, सबट्रैक्शन मेथड। दूसरा 3 गुने 4 मिस 12x प्लस बेटा तीसरा के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, 24y।
और इसको 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। माइनस 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 एक कट गया बेटा, ये हमारा -12y आया है और ये हमारा 360 आया है, यानी y इक्वल टू अपना आएगा 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी 30 यूनिट्स। क्या लिखेंगे आगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ y in equation number 1, 12x plus 12y, y बोले तो बेटा 30, इट शुड बी इक्वल टू 840, यानी बेटा हमारा जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 840 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 12, 840 माइनस 360 डिवाइडेड बाई बेटा 12, ए वैल्यू आ गया हमारा y इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 40। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखे, पहले x फिर y। चलिए तो b पे है हमारा बेटा 40 हमारा x है, 30 हमारा y है। a पे बेटा हमारा x जो है 0 है, y जो है वो अपना 50 है और ये 60 पे बेटा x जो है 60 है, y हमारा 0 है। डन है यहाँ तक? चलिए फिर बात करें आगे के लिए। C कौन कौन सा 1 and 3 आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 and 3। तो फिर से वही बात, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर कौन सा 3 मल्टीप्लाई बाई कितने से बेटा 1.5 कर ले, क्योंकि 12 भी तो करना है बेस बराबर करने के लिए, और 8x है अपने पास, 8x को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 12 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 12x प्लस 12y, इट शुड बी इक्वल टू या इट इज इक्वल टू 840। दूसरा बताइए 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 सॉरी, कितना आएगा 12, 12x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5, दिस वन इज 6y, इट शुड बी इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 720। करिए माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, ए 6y बचा, ए 120 बचा, या y इक्वल टू बेटा 20। तो क्या लिखेंगे आप? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1 and 3 ही तो है इसमें। तो 6 क्या था फॉर्मूला हमारा, 1 में कर रहे हैं तो 12x प्लस y इक्वल टू कितना है 20, प्लस 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 कितना y बोले तो 20, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 840। अरे इतना भी जल्दी क्या है सरकार? तो x इक्वल टू सीधा लिखे क्या 840 माइनस बेटा 240 डिवाइडेड 12, 840 माइनस बेटा 240 डिवाइडेड बाई 12, यानी दिस वन इज 50। तो x हमारा 50 है, y हमारा 20 है। तो यहाँ आएगा बेटा हमारा, दिख रहा होगा एग्जैक्टली, दिख रहा है ना 50 के पास में है। तो ये हमारा y हमारा x हमारा 50 है, y हमारा 20 है। तो अगर ग्राफ पेपर पर सही से बनाया होता ना बेटा, तो ये अगर लाइनिंग सही से खींची जाती एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करता। थोड़ा सा लाइन में मेरे से गलती हो गई होगी इसीलिए। तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। a पे हमारा 0 और 50 है, 0x है, y हमारा 50 है। जिस फिजिबल जो फिजिबल एरिया आया है बेटा, वहाँ हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी।
चलिए फिर निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, डरते थोड़े ना हम किसी से। आइए, ये रहा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की बात। करें जरा प्रॉफिटेबिलिटी की बात। आइए मेरे बच्चे, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ किस चीज का डिटर्मिनेशन, पॉसिबल प्रॉफिट। तो ये है हमारा पॉइंट्स जो फिजिबल एरिया पे दिख रहा है। ये हमारा बेटा पॉसिबल प्रोडक्शन, पॉसिबल प्रोडक्शन। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट। ये रहा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। ये पॉसिबल प्रोडक्शन हमारे दो हिस्से में बेटा। ये हमारा है प्रोडक्ट एक्स, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट वाई। ये हमारा है प्रोडक्ट एक्स, दूसरा हमारा है प्रोडक्ट वाई। ए बी सी डी। ए में कितने यूनिट्स हैं जरा बताइएगा मुझे। ए में यूनिट्स जो हैं वो हैं बेटा 0 और 50। कितना? 0 और दूसरा कितना है 50। इसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं बेटा, चाहे इसका नाम बदल लेते हैं, रो 1 का ए बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना। रो 1 का ए, रो 1 का बी, रो 1 का सी, रो 1 का डी। और क्या लिख लेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बेटा बी मल्टीप्लाई बाय डी। यस है ना। अब जरा बी पॉइंट पे चल के देखिए जरा। बी पॉइंट पे 40 30 है, 40 यहाँ पे बेटा, 30 यहाँ पे। दूसरा मेरे बच्चे 50 एंड 20। ए हमारा 50 है, ए हमारा 20 है। फिर बेटा हमारा क्या है अगला? 60 और 0। ए हमारा 60 है, ए हमारा 0 है। अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं भूल गया बताना आपको, ये कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं। अरे गुरु, अरे कैंसिल सरकार, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, यहाँ है प्रॉफिट बेटा। क्या? प्रॉफिट। मैं कलर भी चेंज कर दिया। प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में अपन कितना लिखेंगे बेटा इधर को बताइए? 5 रुपये। ये कितना है? 7 रुपये। पाँच रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये और 7 रुपये। चलिए फिर जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारा 350 रुपये का है। 200 और 210, 200 और 210 410 रुपये का है बेटा। फिर 250 और 120, 250 और 120 कितना होगा? 250 और 140, 250 और 140 दोनों जोड़ के बेटा 390। और बेटा दूसरा है अपना 300। तो विच वन इज मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स? दिस वन इज बी। यस और नो? तो क्या कहेंगे? मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स इज बी, दैट इज प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज एक्स के बेटा 40 यूनिट्स, वाई का बेटा 30 यूनिट्स। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मैच यहीं तक था।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप घर पे कर लीजिएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बस इतना ही था बेटा। ग्राफिकल मेथड और साथ साथ हमने आपके साथ सीखा कि आखिरकार फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल मेथड खत्म। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे और इसी तरीके से बन जाएंगे। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, बस कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखना है। और 10th में तो आपने पढ़ा ही था, नहीं? चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार है। बाय बाय, टेक केयर।